अच्छा बच्चों, तो हम लोग मैट्रिक्स में चल रहे थे। मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, तो मैट्रिक्स में हम लोग 3.1 पढ़ रहे थे। उससे पहले के वीडियो तो सब डाली गई है इनवर्स का। तो मैट्रिक्स जो 3.1 चैप्टर चल रही थी, तो उसमें हम लोग लगभग 5 तक क्वेश्चन बना चुके थे। तो अब जो उसके आगे जो हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, उसमें उसको बनाने से पहले हमको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, आव्यूह के प्रकार। तो हम लोग पहले ये जान लेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसा मैट्रिक्स होता है। तो पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद से हम लोग जहां से छोड़ चुके थे उसके आगे से हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह के प्रकार। ये आपका एनसीईआरटी मैथ हम पढ़ा रहे थे, और इससे पहले जो हम लोग इनवर्स जो चैप्टर था वो पूरी तरह से समाप्त करके आपको वीडियो यूट्यूब में जो मेरा चैनल है बी आर विपिन क्लासेस, उस पर हम डाल दिए हैं। तो बाकी आप लोग अच्छे पूर्वक उसको देख लीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रो मैट्रिक्स, कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। सबसे पहला क्या जानेंगे हम लोग, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम लोग जानेंगे कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल से समझाने का आप लोग का प्रयास करेंगे। तो रो मैट्रिक्स जो है उसको कहते हैं कि जिसमें केवल केवल और केवल रो हो, जिसमें केवल और केवल रो हो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। जैसे मैं एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे रो मैट्रिक्स का अगर हम एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल हो जाएगी मेरी रो मैट्रिक्स का। जैसे 1 ले लिए, √3 ले लिए, 5 ले लिए, और एक लेते हैं 6 ले लिए। ये मेरा रो मैट्रिक्स है। जैसे इसमें कितने रो है, एक, तो एक रो है, और इसमें कॉलम कितने हैं, तो 4। मतलब कहने का कि इसका परिभाषा ये बनेगा कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, माने केवल एक रो, ओनली वन रो हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स। केवल एक ही रो हो बस उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कितने रो है, केवल एक रो है, केवल इसमें एक ही रो तो है बस। मेरा कॉलम है 4, इसमें 1 2 3 4, तो पहले रो लिखा था तो एक रो है तो रो लिखा है, और कॉलम 4 है तो 4। और भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। जैसे में एक एग्जाम्पल और डाल देते हैं। एग्जाम्पल और डालना है तो डाल लेते हैं हम लोग, जैसे में डाल लेते हैं, सपोज दैट tan थीटा 6 5, ये भी रो मैट्रिक्स है। क्यों इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि ओनली वन रो है, इसमें सिर्फ केवल एक रो है, एक ही रो है, और कॉलम कितने हैं, मेरा कॉलम 3 है, इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बस कुछ करना ही नहीं है, रो मैट्रिक्स में केवल रो हो बस उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, माने मैट्रिक्स जो हो उसमें केवल ओनली वन, सिर्फ एक और केवल एक रो हो, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक और केवल एक रो है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, रो मैट्रिक्स। आगे हम लोग के जानना है दूसरा, दूसरा में आते हैं हम लोग। तो दूसरा जो है हम लोग का, वो दूसरा में जानकारी लेना है हम लोग के कॉलम मैट्रिक्स। क्या जानकारी लेना है, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, इसके हिंदी भी हम लोग बता चुके थे, हिंदी बताए थे कि रो का क्या होता है हिंदी बाबू, रो का हिंदी होता है पंक्ति। क्या होता है, पंक्ति। कॉलम की हिंदी हम क्या बोले थे, स्तंभ। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो भी समझिएगा। हालांकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम इतनी, देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे घबराइएगा मत, इतनी भारी इंग्लिश ना है जो आप नहीं समझ सकते। बिल्कुल इजी है, दोनों बच्चे सब पढ़िए समझिए, हम दोनों में पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया मेरा, कॉलम मैट्रिक्स में कहता है कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, सिर्फ केवल एक कॉलम हो। जैसे मैं एग्जांपल देते हैं आपके सामने, जैसे 1 2 3, बताइए इसमें केवल एक कॉलम है। अरे इसमें केवल एक ही कॉलम है ना, रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो है और कॉलम एक है। तो जिसमें एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें ओनली वन कॉलम हो। और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे में एक एग्जांपल और देते हैं आप लोग के। जैसे कोई कहे साइन थीटा 5 √7 10, अब बताइए इसमें कितने कॉलम हुए, तो एक कॉलम। रो कितने हुए, 4, तो 4 गुने 1 का मैट्रिक्स हो गया, 4 गुने कितना का मैट्रिक्स हो गया, 1 का। तो रो मैट्रिक्स में केवल एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो बस। रो मैट्रिक्स में एक रो हो तो रो मैट्रिक्स कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक
एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे दोनों चीज, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए अब हम नेक्स्ट में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग को जानना है, इसके बाद नेक्स्ट तीसरा में स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या जानना है? स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में आप कह सकते हैं नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम का। माने जितने रो हो उतना ही कॉलम हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चों जितने रो हो उतना ही कॉलम। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने अगर हम देना चाहते हैं, देखिए एग्जांपल, जैसे में 2 5 6 7, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं? क्यों इसको स्क्वायर मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं? क्योंकि दो रो है तो कॉलम भी मेरा दो है, दो ही रो है और कॉलम भी मेरा दो है। यानी कहने का मतलब कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि पंक्ति जो हो, जो अवयव का जो पंक्ति हो वो बराबर होना चाहिए अवयव का स्तंभ का। माने दोनों नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। माने जितने जितने नंबर ऑफ रो हो उतना ही नंबर ऑफ कॉलम हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे में और भी आप लिख सकते हैं, जैसे में 1 2 3 4 5 6, एक और एग्जांपल 7 8 9, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि तीन ही रो है और कॉलम भी मेरा 3 है। तो नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, मैंने जितने रो उतना ही कॉलम, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा ये भी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे मान ली 6 स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसको हम कह सकते हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही रो एक ही कॉलम है, तो 1 गुने 1 का मैट्रिक्स है। तो 1 गुने 1 का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। आप कोई भी एक चीज डाल दीजिएगा, एक डाल दिए, ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी तो 1 गुना 1 का, जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम है। तो इस सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप समझ लीजिए बहुत काम की चीज है, बिल्कुल आप लोग अच्छे पूर्वक इसको समझ लीजिएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग बच्चों, रोक कर वीडियो को। चलिए अगला है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद इसमें पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स, जो इसी का है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही भाग है। ऐसे हम लोग 4 लिख देते हैं लेकिन 3.1 भी लिखते हैं कुछ लोग। इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। आप बताइए डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग उसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे सपोज दैट एग्जांपल से समझ लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स में हालांकि एक बात गौर करिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही भाग है, तो इसमें जितनी भी जो मैट्रिक्स का जो एग्जांपल लेंगे सब स्क्वायर वाला लेंगे, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हम इसमें अगर सपोज दैट एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं 3 0 0 0 -6 0 0 0, सपोज दैट ले लिए 2। चलिए समझ रहे हैं बात? ये जो है ना आपको डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में होती क्या है कि जो ये डायगोनल, ये देखिए डायगोनल इसको बोल रहे हैं हम लोग, इसको बोल रहे हैं ए डायगोनल है ए। तो ए जो हो वो भिन्न भिन्न हो और बाकी सारे एलिमेंट, ये जो डायगोनल जो है ए डायगोनल, यहाँ पे कोई अंक आवे, कोई भी भिन्न भिन्न अंक आवे, लेकिन बाकी जो इसको छोड़कर जो एलिमेंट बच गए वो सारे के सारे क्या हो? वो सारे के सारे जीरो हो। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। हालांकि एक बात और, कोई बच्चा अगर ऐसे समझते होंगे कि क्या हम ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 0 0, मान लिया यहाँ पे 0 5 0 6
0.007। कोई बोले कि सर ए डायगोनल हो सकता है, तो नहीं बच्चों, ये डायगोनल नहीं हो सकता है। इसको कभी नहीं डायगोनल ही होगा, जब होगा तो इसको डायगोनल बोलेंगे। आप ज्योमेट्री जैसा मत समझिए कि ये भी डायगोनल ही है, नहीं। देखिए एक चीज और बताना हम चाहते हैं, हमको इसमें इसलिए डायगोनल कहते हैं कि ए हमेशा ये दोनों सर जो होता है ना ए वाला, जैसे ये किस वैल्यू पर है A11, ये किस वैल्यू पर है, तो इसको A11 A12 A13 A21 A22 पर है, इसको क्या बोलेंगे A33 पे ही है, A33 पे है। कहने का मतलब कि जो शुरू वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम रो बोलते हैं, बाद वाले को कॉलम बोलते हैं। यानी जो कहने का मतलब है AIJ, तो ये जो IJ देख रहे हैं ना, आई रो है जे कॉलम है, तो मेरा आई बराबर होना चाहिए जे को, तभी हम डायगोनल मैट्रिक्स कर सकते हैं। आई किसके बराबर होना चाहिए, जे का। तो देखिए तो आई जे हा बराबर है कि ना, A11 की जगह पर 3 है, तो मेरा जितना आई है उतना ही जे है, जितना आई है उतना ही जे है, जितना आई है उतना ही जे है। तो कहने का मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब मेरा आई किसके बराबर हो, जे का, तभी डायगोनल मैट्रिक्स कर सकते हैं। यही डायगोनल है, ऐसे नहीं कर सकते, ये डायगोनल नहीं हो सकता मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में जब डायगोनल होगा तो बस इसी वाली भाग को लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसको हम इरेज कर देना चाहते हैं। कोई बच्चा अगर ऐसे समझते हैं कि ए डायगोनल है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग का एक और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखिए ये जो है ना, ये क्या था, A22, बस समझ लीजिए, इसमें हमको इसको ही डायगोनल सिर्फ बोलते हैं। और इसमें A11 A22 A33, माने ये हमेशा किसी भी, ये जो है ना मेरा आई और जे, माने रो और कॉलम दोनों बराबर हो, रो कॉलम बराबर, रो कॉलम बराबर हो। देखिए आई जे बराबर है ना, यहाँ भी आई जे बराबर है, यहाँ भी आई जे बराबर है, यहाँ भी आई जे बराबर है, थ्री थ्री, यानी जितने आई उतना ही जे, जितने आई उतना ही जे, जितने आई उतना ही जे। तो इसी एग्जाम्पल को कह सकते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी किसी को ना कह सकते आप। तो यहाँ पे अंक भिन्न भिन्न हो, बाकी हर जगह क्या हो, जीरो हो। और आई बराबर क्या होना चाहिए, आई बराबर क्या होना चाहिए, जे, उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बिता देते हैं, वहां पे दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, कोई भी दूसरा नंबर ले सकते हैं भिन्न भिन्न, बाकी हर जगह जीरो होना चाहिए। चलिए इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा, बिल्कुल इजी, बिल्कुल हम सिंपल ढंग से पढ़ाना इसलिए चाहते हैं, धीरे धीरे आपको पढ़ाना चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा इसको समझे। जो जिनको मैथ से घबराहट हो, मैथ मतलब कम समझ में आता है, जिनको लगता है मैथ से डर लगता है, वो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी वीडियो अगर देखिएगा ध्यान पूर्वक, वीडियो से भागिएगा नहीं, ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको धीरे धीरे वो सारी चीज समझ में आ जाएगी। अच्छा ऐसे मत समझिएगा कि एक ही दिन बहुत पढ़ेगा, एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे, एक एक पेड़ लगाने से बाग बनता है, समझ गए ना। एक एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल बना दोगे, एक एक ईंट जोड़ने से महल बनती है। तो बच्चों पढ़ाई धीरे धीरे, एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद से तालाब भर जाती है। तो आप धीरे 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 पढ़ाई जो है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, पढ़ाई को धीरे 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 पढ़िए, आपको धीरे धीरे आप काबिल बन जाएगा, अच्छा जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो चलिए डायगोनल मैट्रिक्स को मिटा देते हैं, तो समझ गया था आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको हम, डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है, ठीक ना। तब डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़कर आगे बढ़ते हैं पांचवा में। इसमें अब ये स्केलर मैट्रिक्स, क्या हो गया मेरा, स्केलर मैट्रिक्स। आइए स्केलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। हालांकि ये सब जो है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। तो स्क्वायर देखिए, सब स्क्वायर है, 3 गुने 3 का मेरा मैट्रिक्स है। तो हम कहा बोले थे स्क्वायर मैट्रिक्स का परिभाषा क्या बोले, डेफिनेशन, कि नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। तो जितना रो है उतना ही कॉलम है, यही तो मेरा ऑर्डर है। इसका जो ऑर्डर है क्या है, जितना रो है उतना ही कॉलम है। तो ये जो जितने स्केलर मैट्रिक्स देख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, मेरा जितना रो रहता है उतना कॉलम रहता है। तो हमको अभी फिलहाल समझना है कि स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में होती क्या है, कि जो डायगोनल देख रहे हैं ना, ये डायगोनल पे जो डिजिट हो सेम हो, डायगोनल पे जो डिजिट हो सेम, इसको डायगोनल नहीं कह सकते बाबू।
ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको डायगोनल हम नहीं कर सकते। तो ये डायगोनल पर देख रहे हैं ना, ये जो नंबर हो वो हमेशा क्या हो, मेरा सेम हो। माने 3 तो 3 ही 3 हो, 4 तो मेरा 4 4 हो, 5 तो मेरा 5 5 हो, और बाकी हर जगह शून्य हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसके पहले डायगोनल मैट्रिक्स में हम ये नहीं एग्जाम्पल दिए थे। डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हम 3/2 दे दिए, यहाँ 0 0, यहाँ 0, तो यहाँ कोई दूसरा चीज भी दे सकते हो, 1/2 भी दे सकते हैं। 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे दे सकते हैं, 5/6। कहने का मतलब कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वहां पे डिजिट बदल जाता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डिजिट नहीं बदलता, सेम रहता है। तो स्केलर मैट्रिक्स ए हो गया मेरा, और डायगोनल मैट्रिक्स ए हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डिजिट बदल देते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स में डिजिट को हम नहीं बदलते, मैंने सेम रखते। 4 तो 4 4, 5 तो मेरा 5 5। तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स, और ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों में आप लोग का जो डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो 3 × 3 का, 4 × 4 का बना सकते, 2 × 2 का बना सकते। समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स के बाद है एक है हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो बहुत काम की है, ये सबसे ज्यादा आप लोग का यूज है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा काम है हम लोग का। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सब एग्जांपल से आप समझ लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ये सब रो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2 × 2 का है, ठीक है ना। और एक एग्जांपल ले लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? तो देखिए बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता उसका यहाँ पे जो है देख रहे हैं, डायगोनल, डायगोनल हमेशा 1 हो, दूसरा अंक कोई आए ही नहीं, दूसरा कोई अंक नहीं आया, सिर्फ 1 ही हो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। हर जगह 1 है, ये 1 1 ही रहेगा तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। हालांकि स्केलर मैट्रिक्स जो भी हम बता रहे थे, वो स्केलर मैट्रिक्स में आपका जैसे यहाँ पे 2 है और बाकी जगह 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ 2 0। देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, स्केलर मैट्रिक्स जो हम बता रहे थे, वो स्केलर मैट्रिक्स में अगर 2 लिए तो हर जगह 2 ही लेना है, माने 1 को छोड़कर 2 2 लिए तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया, 3 3 लिए तो स्केलर मैट्रिक्स, 4 4 लिए तो स्केलर मैट्रिक्स। मैंने स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के जगह पर 1 को छोड़कर कोई दूसरा भी डिजिट रख सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ 1 ही रखते हैं। यहाँ पर 1 1 रख सकते हैं, और जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, मैंने 3 × 3 का बने, 2 × 2 का बनाइए, 4 × 4 का बनाइए, 5 × 5 का बनाइए, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और हर जगह इसका कोना पर कितना होगा बच्चों, 1 1 होगा। लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 को छोड़कर कोई भी दूसरा अंक लगा सकते, एक ही हो, लेकिन अंक एक ही होना चाहिए, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताए थे कि एक ही ना हो, कोई भी दूसरा डिजिट आ सकता है, बाकी हर जगह 0 हो, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये फर्क, ये सब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इतना ही था, आप समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज और, अगर कहीं आप लोग का अगर ऐसा कोई लिख दे, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरह से आप लोग, अगर कहीं आप लोग का कोई सपोज दैट ऐसे लिख दे, I1 कहीं अगर लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × 1। अगर कोई लिख दे I2 लिख दे, एक मतलब होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। तो देखिए इसका एग्जांपल हम 1 × 1 का देना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सिर्फ 1 होगा। याद रखिएगा आप लोग ध्यान पूर्वक, बहुत काम की है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर I1 लिखे तो खाली 1 होगा, ठीक है। अगर I2 अगर कहे हमको, इसका एग्जांपल I2 का मतलब क्या होता है, तो 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो माने I2 का मतलब होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो ऑर्डर कितना का हो, 2 × 2 का, तो 1 0 0 1 हो गया 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर I3 कहीं लिख रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना का रखेंगे, 3 का। अगर कोई I3 लिख दे, एक मतलब क्या होगा, ए होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया 3 × 3 का।
ये 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बच्चे? तो ये आप लोग के, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे जो ये बस लास्ट कर गई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार आप लोग अच्छे पूर्वक समझ लिए होंगे। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए हैं और वीडियो को छोड़कर डायरेक्ट यहाँ से पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे कि आप लोग का अगर 2026 में एग्जाम देना है 12th क्लास का, तो एनसीईआरटी जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, ये बेहतरीन मैथ है, आप लोग का बेहतरीन बुक है। इसको आप लोग पूरी कंफर्म करके जाइए, आपको अच्छे तरह से बना कर जाइए। हम चैप्टर बाय चैप्टर इसको डाल रहे हैं, तो जो नए बच्चे हैं वो पहले आप जहां से चैप्टर डाली गई है 2.1 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ऑफ फंक्शन, वहां से आप देखते आइए। और उम्मीद करते हैं वीडियो छोड़कर मत देखिएगा, एकदम सीरियल से देखिएगा, बिल्कुल सीरियल से वीडियो डाली जा रही है, तो देखिएगा तो आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। अब बीच से आएगा तो समझ में नहीं आएगी आपको। तो चलिए, ये तो आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जान गए। अब हम लोग जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 3.1 का हम लोग बना चुके थे, इसमें क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चन बना चुके थे, हम लोग 6 से क्वेश्चन बनाते हैं। तो 6 से क्वेश्चन हम लोग बना देते हैं बच्चों, देखिएगा इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार दीजिए। चलिए 6 से हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। आप लोग का बहुत बेहतरीन चल रही है, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको खाली पढ़ेगा तो हमको उम्मीद है कि पक्का समझ में आएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक्सरसाइज कितना है? तो एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे थे 3.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों, कहता है ना कि निम्नलिखित, हम सवाल थोड़ा लिख देना चाहते हैं, निम्नलिखित, जिनके पास बुक है बुक से मिलाते रहिएगा, बुक आपके पास होगा ही, समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। चलिए निम्नलिखित, इसमें क्या करना है हमको? एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मेरा कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों हम उतार देना चाहते हैं 4 है, 3 है, एक्स है, 5 है, बराबर वाई है, जेड है, 1 है, 5 है। पहली क्वेश्चन है, आपको पहले इसको हम लोग बना लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे इसी का। तो देखिए इसमें हम लोग के एक्स वाई जेड का मान हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड का मान बताइए, ठीक है ना। एक्स वाई जेड का मान बताना है, तो देखिए जब भी कोई दो मैट्रिक्स ऐसे दे दे, हमसे एक्स वाई जेड का मान पूछ रहे हो, बीच में बराबर हो, तो ये किसी चीज का अगर मान निकालना हो दो मैट्रिक्स में, सो इक्वल दे दे। जब तक इक्वल देगा, सबसे पहले तो ये भी जान लीजिए कि जब तक दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक एक्स वाई जेड का मान नहीं निकलेगी। ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि ए भी 2 × 2 का है और ए भी मेरा 2 × 2 का है, तो ऑर्डर दोनों का सेम है। ऑर्डर जब तक सेम नहीं रहेगा तब तक हम ये दोनों मैट्रिक्स में से किसी का मान नहीं निकाल सकते। तो ऑर्डर सेम है, हम एक पहले माइंड में सेटअप कर लीजिएगा कि मान निकालने से पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम है, निकलेगी मान। अच्छा एक बात और, जब ऑर्डर सेम रहती है ना बच्चों, तो एक चीज और, इसका जो एलिमेंट है, सब जो एलिमेंट है उसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हम कहना ये चाहते हैं कि फर्स्ट ये मैट्रिक्स जो देख रहे हैं, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट जो मेरा A11 है और इस मैट्रिक्स का जो A11 है, तो मेरे ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। कब? जब ऑर्डर सेम रहेगी तो इसका एलिमेंट भी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, बराबर इक्वल हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि मेरा डायरेक्ट यहाँ पे जो y का मान होगा वो 4 होगा। कब? जब ऑर्डर सेम हो। अच्छा तो कहिए कि सर तो x का मान कितना होगा? तो x का मान मेरा 1 होगा, x की जगह पर 1 है। z का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कुछ करना ही नहीं है, आंसर हो गया। बिल्कुल, आप ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। जो अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता, वीडियो को रोक कर 2-3 बार सुनिए क्या बोले हम, ठीक है। इसका क्या कहना हम चाह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का मान तभी निकलेगा जब ऑर्डर सेम हो, और जब ऑर्डर सेम हो जाती तो उस जो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट ये जो देख रहे हैं इसके बराबर हो जाएगा। कब? जब ऑर्डर सेम होती है। समझ रहे हैं ना बात? तो पहला का आंसर तो अब हम लोग जान चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हम लोग से, देखिएगा, आइए क्वेश्चन नंबर 2 में है x प्लस वाई 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8। ठीक है, हम लोग को वही सेम है, सवाल यही था। इसी 6 में हम लोग के 3 सवाल बनाना है। तो ये पहला बनाए थे, अभी हम लोग किसको बना रहे हैं, दूसरा को बना रहे हैं। हम लोग के क्या करना है, तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देख लीजिए, हम लोग इसको एक्स वाई जेड का मान निकालते। तो देखिए, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग कि 5 प्लस जेड दिया हुआ है, 5 प्लस जेड, तो किसके, देखिए ऑर्डर सेम है मेरा, ये भी 2 गुने 2 का है, ये 2 गुने 2 का है, इसके एलिमेंट भी बराबर होगा। इस एलिमेंट, इसे क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट बताते हैं, क्रोस्पोंडिंग माने संगत। तो इसके संगत ही है, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो 5 प्लस जेड मेरा 5 के बराबर हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी जो इसका रिजल्ट आएगा 0 आएगा। जेड का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग के तो जेड का तो मान निकाल चुके हैं हम लोग, अब हमारा एक्स वाई का निकालना है। तो बताइए, ये एक्स वाई जो देख रहे हैं अभी हम लोग, एक्स वाई वो किसके बराबर है, होगा 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से काम कर लीजिए ना, एक्स का मान निकाल लीजिए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। अभी देखिए, इस एक्स वाई का भी मान लिखिए, इस एक्स वाई किसके बराबर होगा, 8 का। तो जो मेरा एक्स वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। तो एक काम कर लीजिए, इस एक्स वाई में, इस एक्स वाई में ये वाला एक्स का जो मान देखा है ना, ये वाला जो अभी जो हम ये जो मान निकाल के लाए हैं, देख लीजिए, इसको हम घेर रहे हैं। एक्स का मान 6 माइनस वाई यहाँ रख लीजिए। एक्स का मान क्या, 6 माइनस वाई। समझ रहे हैं ना बात आप लोग, एक्स का मान, ये एक्स का मान 6 माइनस वाई, यहाँ इस एक्स के जगह पर रख लीजिए। तो एक्स के जगह पर न रखे हैं, एक्स के जगह पर 6 माइनस वाई रखे हैं, वाई तो मेरा बच गया, वाई रह जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8। अब यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे। तो बताइए, वाई में ये दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो वाई में 6 से गुना करिएगा तो मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, 6 वाई हो जाएगा। वाई में माइनस वाई से गुना करिएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक काम और कर लीजिए ना हम लोग, एक काम कर लेते हैं, इधर से दोनों को उधर लेके चले जाए, तो जानते हैं इधर खाली जीरो बचेगा। अगर उधर दोनों जाएगा ना, तो ये वाई स्क्वायर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और प्लस उधर क्या था, 8 था। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। इसको एक काम कर, इसको हम इधर लिख लेते हैं पूरे को, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 बराबर 0। अब फैक्टर करने आता है ना, ये तो 9th क्लास में वैसे पढ़े थे बच्चों, फैक्टर कर लीजिए। मैंने ऐसा तोड़ना हमको -6 को 2 पार्ट में, कि गुना करने पर क्या हो जाए, इसको ऐसे सीखे थे ना, फर्स्ट इंटू लास्ट करने के लिए पहले 8 में इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे तो ये 8 वाई स्क्वायर है। अब उस 8 वाई स्क्वायर को क्या करते हम लोग, कैल्शियम लगा के तोड़ते थे, और ऐसा तोड़ते थे कि एक बीच में जोड़ने घटाने पर -6 वाई हो जाए और गुना करने पर 8 वाई स्क्वायर हो जाए। तो उतना तो नहीं, आप लोग 11 क्लास में पहुंच गए होंगे, हमको उम्मीद है कि 12 क्लास में आप लोग आ गए, सॉरी 12 क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हमको उम्मीद है हम डायरेक्ट बनाते हैं, देखिए आप कि वो चीज जानते होंगे। जैसे हम अगर लिख दें इसको डायरेक्ट -6 को, कि -4 वाई और -2 वाई, क्यों, -4 वाई -2 वाई तो -6 वाई, और गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8, 8 वाई स्क्वायर भी हो जाएगा, और 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, तो वाई माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा वाई, और माइनस कॉमन लेने पर अंदर वाला प्लस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर 0। ये दोनों में से वो कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y-4 हो जाएगा। अरे दोनों है ना सेम, ये दोनों में से वो कॉमन ले लेंगे, अब क्या बचेगा, y-2 बचेगा, और क्या हो जाएगा, 0। एक काम कर लीजिए, यहाँ पे बना देते हैं। तो एक बार y-4 0 के बराबर होगा, एक बार y-2 0 के बराबर होगा। तो कर लीजिए यहाँ पे, y-4 बराबर 0, तो y के मान -4 उधर जाएगा तो 4। एक बार y के मान क्या लाए हैं, 4 लाए। एक बार और, क्योंकि फिर से y-2 बराबर 0, तो y के मान कितना हो गया, 2। ये भी तो मेरा सही है, तो मेरा y का मान तो निकल गया। और y का मान जब निकल गया, तो y का मान जब निकल गया, दो दो मान y का लाए, एक 4 लाए, एक 2 लाए। तो ये y का मान हम अगर इसको लिख दें समीकरण 1, तो ये y का मान अगर समीकरण 1 में दीजिएगा, वहां से x का मान आ जाएगा। तो देखिए, हम इसको उतार रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 6,
यहाँ पे y का वैल्यू x का x, y का वैल्यू हम 2 रख रहे हैं और 6, तो x बराबर 2 धर जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब बताइए x के मान 4 कब आया है? जब y का मान हम कितना रखे थे बच्चों? 2। जब y बराबर 2, माने y का मान जब 2 रखे थे तो x का मान 4 आया, और फिर y का मान देखिए, दो y का मान है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी, तो अगर हम y का मान यहाँ 4 रखते हैं तो y का मान 4 रखिएगा तो इस समीकरण उतार लीजिए, 1 वाला 1 से चल रहा है हम लोग, x प्लस वाई बराबर 6, x का x, y का मान कितना 4 रखना है 6, तो x बराबर 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। यानी कहने का मतलब है कि जब y का मान 4 रहता है तो x का मान 2 होता है, और जब y का मान 2 होती है तो x का मान 4 होती है। इसको आप सत्यापित भी कर सकते हैं कि सही बात है कि गलत। जैसे कहने का मतलब यह है कि जब हम x, देखिए x का मान आप रख लीजिए, x का मान यहाँ 4 रखिए, x का मान कितना है 4, तो x का मान यहाँ 4 रखेंगे तो y का मान कब 2, y का मान 2 रहता है तो ना x का मान 4 आता है, तो x का मान अगर 4 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो बहुत बढ़िया, तो सत्यापित हो रही है। इसको देख लीजिए, x के मान 2 रखेंगे, x के मान 2 रखिएगा और y के मान 4 रखिएगा तो भी 6 होगा, यानी ये दोनों मान सही है। तो हम देख लिए ना, z का भी मान हम निकाल चुके थे बच्चों, z का मान भी निकाल चुके थे। कहिए अगर कहने का मतलब है कि z का मान हम 0 लाए थे और x का मान 2 लाए, x का मान 4 भी लाए 2 भी लाए। आप कहिए तो यहाँ पर हम लिख देना चाहते हैं कि z का मान हम लाए 0, x का मान 2 मान लाए हैं, 4 लाए हैं और 2 लाए हैं, y का मान भी हम क्या लाए हैं, y का मान भी 2 को लाए हैं, y का मान भी वही चीज है 2 और कितना लाए हैं 4 लाए हैं, यही तो मान है मेरा। निकल गई आप लोग का, निकल गया ना। तो अब हम लोग आते हैं कोई इसका क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में आ जाते हैं? 3 में ही। तो समझ गए होंगे आप लोग, इसको वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से समझ गए होंगे तो अच्छे से बनाइएगा ध्यान पूर्वक। आप कॉपी कलम साथ में रखिएगा, बनाइएगा, इसको नोट करिए, फेयर करिए, अच्छे से बनाइए। और हम एक बार बनाते हैं, टीचर लोग एक बार बनाए तो आप बनाइए इसको कम से कम 3 बार 4 बार। अरे हम ना बना लेते, मेरे हम लोग के तो कई एक साल का एक्सपीरियंस है, बच्चों को पढ़ाते रहते तो याद है। आप इसको कम से कम 2 बार 4 बार 5 बार बनाइए, तब तक बनाइए जब आप अपने से बनाना सीख न जाइए, बनाइए, क्योंकि प्रैक्टिस करिएगा तभी होगा। अब ऐसा नहीं न तो फिर बहुत धोखा देगी। आप सोचते होंगे भले कि आसान है, आप जैसे ही छोड़ दीजिएगा तो आप इसको समझिए, आप छोड़ दीजिएगा तो भी छोड़ देगा आपको। प्रैक्टिस करते रहेगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। किसी आदमी ने कहा प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट हो जाता है, अभ्यास करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, यह है मेरा, और बराबर यहाँ पे है 957, ठीक है 957। अब इसमें करना क्या हम लोग को, वही एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो बता सकते हैं एक्स वाई जेड का कैसे मान निकलेंगे, आप बताइए थोड़ा, कि चूंकि हम जान रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक्स वाई प्लस जेड हमको दे रखा है, एक्स वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक है, और हमको x प्लस जेड का मान कितना दे रखा है 5, y प्लस जेड का मान कितना होगा 7, तो y प्लस जेड, देखिए इसके जगह पे ये x को x छोड़ देंगे, आई y प्लस जेड के जगह पर अगर हम 7 रख देंगे तो 9 हो जाएगा। तो ऐसे x का मान 7 प्लस उधर जाएगा तो 9 माइनस 7 बराबर 2 हो जाएगा। यानी जो मेरा x का मान होगा ना बच्चों, तो मेरा x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x के मान ला दिए। इसी समीकरण में एक बार और देखते हैं, क्योंकि फिर से इसी को उतारते हैं। हम जान रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, और हमको x प्लस जेड का मान दिया है, तो x यहाँ है और z यहाँ है, तो x प्लस जेड का मान कितना दे रखा है 5, तो जब x प्लस जेड का मान 5 रखेगा तो खाली y बचेगा। अरे जेड को इसके पास भी तो लिख सकते हैं ना, x प्लस जेड, जेड को यहाँ ला देते हैं, तो x प्लस जेड के मान कितना मेरा 5, y बच जाता है और बराबर 9, y रह जाएगा 5 प्लस उधर जाएगा तो 9 माइनस 5, यानी y का मान मेरा 4 हो जाएगा। अब बताइए कि मेरा x का मान पता है, y का मान पता है, तो एक खाली बच गया z का मान। तो z का मान कैसे निकालेगा, फिर से इसको उतार लीजिए, एक बार उतार लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब बताइए मेरा x का मान कितना है, तो x का मान 2 है, y का मान कितना है, तो y का मान 4 है, z बच गया है वो, तो z को छोड़ दीजिए, 4 और 2 6 जाकर उधर घट जाएगा, तो 9 माइनस 6, तो z बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया बच्चों कि x का जो मान आया मेरा, x का मान
x का मान 2 आया है, y का जो मान आया है वो 4 आया है, और z का जो मान आया वो 3 आया। यही मेरा आंसर है। नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। तो 3 भी आपका बन गया। चलिए ठीक है, 6 का 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग जल्द। इसको भी आप लोग वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। एक 3-4 में ऐसे ही पढ़ते थे हम लोग, तो एक कहानी था बरदराज की, याद है आप लोग के? बरदराज नाम का एक लड़का था जो जिसको कुछ समझ में नहीं आता था। वो पढ़ता था तो उसको पढ़ने उसके साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो आगे निकल गए, जो पीछे से आए थे वो भी आगे निकल गए थे कहानी जब पढ़े थे, और बच्चा उसी के उसी में रह जाता था। वो पास ही नहीं करता था, प्रमोशन नहीं करता था, फेल कर जाता था। तो उसको गुरुजी थक कर बोले थे ना कि तुम चले जाओ, तुम्हारे बस की बात पढ़ाई नहीं है। तो बरदराज के लिए कुछ खाने के लिए दिए थे, चमेना उमेना कुछ वगैरह या चना उना, कि तुम घर लौट जाओ और जाते वक्त अगर भूख लगे कहीं पे तो खा लेना। तो याद है आप लोग के, वो जब जहाँ एक छां में खा रहा था एक पेड़ के नीचे, तो वहां पे एक कुआं था। तो कुआं पर रस्सी से जो उसका दरार पड़ गई थी, तो उसमें एक लिखल था, एक हम इसलिए ये कहना चाह रहे हैं, वहां पर लिखल था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो कितनी कोमल रस्सी होती है, जो वो कोमल रस्सी लगातार वो पत्थर पर घिसता था, तो पत्थर पर कोमल रस्सी का निशान पड़ जाता था। कहने का मतलब है कि दुनिया में वो किसी भी हार्ड, कितना पत्थर हार्ड था, लेकिन वो रस्सी ने उस पर निशान डाल दिया था। तो दुनिया में कोई चीज भारी नहीं होती, जब जब मानो जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। आप जोर लगाइए, आप बिल्कुल क्या इंसानियत से, एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन से, एकदम ढंग से, धैर्य से अगर पढ़िएगा, बिल्कुल सफलता मिलेगी आपको। न होने की कोई, तो ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि बिल्कुल ढंग से अपना मेहनत किया इंसानियत पूर्वक, उसको सफलता न मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, अब 6 खत्म हो गया बच्चों। 6 में हम लोग 7 में आते हैं। 6 में 3 सवाल था, हम लोग तीनों बना लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, वही मान निकालना है हम लोग के। देखिए लिख देते हैं सवाल, a माइनस बी है और 2a प्लस सी है, 2a माइनस बी है, यहाँ पे है 3c प्लस डी, और बराबर है -1 5 0 13। ठीक है, और इसको हम लोग को ABCD का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों? ABCD, 3 का मान निकालना है हम लोग के, 4 मान निकालना है, ABCD का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ABCD का मान निकालना है तो बहुत आसान है। इसमें से काम कर लीजिए हम लोग, किसे सपोज दैट कि मेरा जो a माइनस बी होगा वो किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पे 2a माइनस जो होगा, 2a माइनस बी है, वो किसके बराबर होगा? तो 0 के बराबर होगा। तो समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, बना लेते हैं। तो कैसे होगा? इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लेंगे, घटा दीजिए, तो ये माइनस बी और प्लस बी कट जाएगी। आप 10th क्लास में पढ़े थे ना, बाय एलिमिनेशन मेथड, लुप्तीकरण मेथड, उसी मेथड से इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिएगा, और इसको घटा दीजिएगा तो कट जाएगी ना। आप बताइए, -2a हो गया ये, और a हो गया, तो कितना हो गया? माइनस आई कितना हो गया? e हो गया मेरा -1। अब e से इसे कट जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो a का मान मेरा 1 हो गया। तो ए का मान जब आ गया तो बी का मान नहीं निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी, क्योंकि a माइनस बी बराबर कितना दे रखा था? a माइनस बी बराबर -1। तो a के मान मेरा 1 है, 1 रख लीजिए, माइनस बी बराबर -1, ये माइनस बी हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -2, ये कट जाएगा, तो बी का मान कितना हो गया? 2। a का मान पता हो गया, बी का मान पता हो गया हम लोग का, ठीक है ना। a का मान भी पता हो गया है और b का मान भी पता हो गया। अब हम लोग के निकालना है c और d का। सी और किसका निकालना है? डी का। कैसे निकलेगा सी और डी का मान? तो बहुत आसान है, देखिए एक और दे रखा है मेरा, 2a प्लस सी बराबर, 2a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 2 का 2 ए का मान कितना निकाले थे? 1। ए का मान 1 लिखे थे, प्लस सी बराबर 5, तो 2 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेगा तो 2 में 1 से 2 हो जाएगा, 2 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 5 - 2 हो जाएगा, यानी जो मेरा सी का मान होगा वो मेरा 3 होगा। होगा ना? क्यों? मेरा ए का मान 1 जो था, ए का मान यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, तो ए का मान भी आया, बी का मान भी आया, सी का भी मान आ गया। अब हम लोग का किसको निकालना है? डी का मान। तो इसको लिख लीजिए, डी वाला है उसको लिखिए। तो डी मेरा कौन में है? देखिए ये डी है ना,
3c+d, 3c+d किसके बराबर है? 13 के बराबर है। तो 3 का 3, c का मान तो अभी लाए थे, c का मान 3, तो यहाँ 3 बैठा दीजिए। अब प्लस d बराबर 13, 3 में 3 से गुना करेगा तो 9 हो जाएगा, ये d हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 13, d रह जाएगा, 9 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मेरा d का मान 9 4 13 यानी 4 हो जाएगा। तो देख लिए ना, ए बी सी डी तीनों का मान आ गया, ए का मान 1 आया, बी का मान 2 आया, सी का मान 3 आया और डी का मान 4 आया, तो ये भी बन गई मेरा। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन जो इसमें है 8 वाला, वो ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, आप लोग वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा आप लोग। हम तो जल्दी जल्दी बनाते हैं, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट भी कर सकते हैं आप, मेरे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर जाके जहां पे कमेंट कर सकते हैं, किसे जहां पे प्रॉब्लम वहां पे बता सकते हैं हमको। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ए बराबर मैट्रिक्स ए आई जे है ना, और एम गुना एन है। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह है, एक क्या है, वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, और हमको ऑप्शन है 4 ऑप्शन, हम आपको दिखला देना चाहते हैं। 4 ऑप्शन में है कि मेरा जो पहला ऑप्शन है वो है एम लेस देन एन, और जो मेरा दूसरा ऑप्शन है एम ग्रेटर देन एन, और जो मेरा तीसरा ऑप्शन है एम बराबर एन है, और जो मेरा चौथा ऑप्शन है वो एन और टी में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कि वर्ग अवयव कहता है, तो वर्ग अवयव का भी तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे। वर्ग अवयव किसको कहते हैं? नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। तो ये मेरा यही तो ऑर्डर है, तो क्या होना चाहिए? एम और एन हमेशा बराबर होना चाहिए, तो एम और एन बराबर होना चाहिए, यानी ए वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एम बराबर एन। कहने का मतलब कि वर्ग अवयव किसको कहते हैं? नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, तो मेरा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों? वर्ग अवयव कहता है, वर्ग अवयव में क्या होता है? वर्ग अवयव उसको कहते हैं कि जी फर्स्ट वाले को रो बोलते हैं, बाद वाले को कॉलम बोलते हैं, तो रो और कॉलम बराबर होती है तो उसको वर्ग अवयव कहते हैं। नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, यही तो एक है, बाकी तो कोई है नहीं इसमें, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, तो हम लोग का एक सवाल है इसमें दे रखा 3x+7, ठीक है, और 5 है, यहाँ पे y+1 दे रखा है, यहाँ पे 2-3x दे रखा है, और है बीच में इक्वल होना चाहिए, किसके बराबर है? बीच में इक्वल है 0, y-2, 8 है और 4 है, और हमको ऑप्शन है, ऑप्शन भी दे रखा है कि x बराबर -1/3, y बराबर 7। अच्छा, बी में ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं बी बराबर ऑप्शन है ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। अच्छा, सी में क्या ऑप्शन है? तो सी में है y बराबर 7 और x बराबर है मेरा -2/3। अच्छा, डी में क्या ऑप्शन है? x बराबर -1/3 और मेरा y बराबर है -2/3। ठीक है, यही तो मेरा ऑप्शन है, इसी को बनाना है। तो देखिए, चलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, देखिए जो डिजिटल बोर्ड है वो पहले से उसमें लोड रहता है, तो इसलिए उसमें ऐसा मत समझिएगा, लाइन कट गई ना तो टीचर का बोलती बंद हो जाएगा उस पर डिजिटल बोर्ड पे,
वो पहले से उसमें सेटिंग किया रहता है, सब अति किया हो तो आदमी कर लेता है। ये जो है ना लिख लिख कर बनाना, इससे बेहतरीन है, समझ गए। खैर समय के अनुसार सब सही है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग का इसमें एक्स और वाई का मान चाहिए। देख लेते हैं, इस सब एक्स वाई का मान दिया, हम एक हल करके देख लेते हैं। जैसे इसको हल करके देखिए, हमको दे रखा है 3x +7 किसके बराबर होगा, तो जीरो का, क्योंकि 2 × 2 का सब मैट्रिक्स है, जीरो का। यहां से हम x का मान निकालना चाहते हैं, तो 3x बराबर 7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, तो -7/3। अच्छा चलिए, x का मान -7/3 है कहीं, x का मान -7/3 कहीं पे नहीं है। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, एक यहाँ पे से भी x का मान निकलेगी, वो भी निकाल लेते हैं। तो दिया है 2 - 3x और बराबर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरा 4। तो मेरा -3x तो रहेगा, 4 भी रहेगा, +2 को उधर ले जाइए तो -2। तो -3x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर कितना होगा 2/3 और माइनस को इधर ले लाइए तो -2/3। अच्छा आप एक बात बताइए कि एक ही क्वेश्चन में x का दो मान आ रहा है, x का यहाँ -7/3, यहाँ x का मान -2/3। क्या ऐसा कभी देखे हैं कि सवाल एक हो और उसका मान भिन्न भिन्न है, एक्स का मान अलग अलग है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब है कि इसको ज्ञात करना संभव नहीं है, ये नहीं बनेगी। ये बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। क्योंकि हम एक्स का मान इसीलिए तो चेक किए दोनों को निकाल के कि एक्स का मान बराबर आता है, अगर बराबर आता तो फिर हम आगे निकालते वाई का मान, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, बराबर आ ही नहीं रहा। आप कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रही है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सवाल में एक्स का मान दो है, इसलिए क्या होगा, मेरा बिल्कुल गलत है, तो ज्ञात करना संभव नहीं है, ए वाला ऑप्शन होगा। तो बच्चों एक लास्ट सवाल बच रहा है 10 वाला, वही बना के चैप्टर को आज हम लोग फिनिश कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ये मेरा जो एक्सरसाइज है मैंने 3.1 ये समाप्त हो जाएगा। हम लोग आएंगे फिर 2.2 3.2 में अगले नेक्स्ट। जैसे आज का वीडियो इतना ही रहेगा, लेकिन आज हम उसको खत्म करने से मेरा हम पहले ए वाला बना लेते हैं। 10 वाला क्वेश्चन है, कहता है कि 3 × 3 के ऐसे अवयव हो कि कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, 0 या 1 है। अच्छा ऑप्शन भी लिख देना चाहते हैं, ऑप्शन है 27, बी में है 18, सी में है 81 और डी में है 512। आइए देखिए, इसको हम लोग बना के खत्म कर देते हैं चैप्टर, लास्ट सवाल है हम लोग का। तो कहता है ना कि 3 × 3 कोटि का एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी। मैंने हम लोग को एक अवयव लेना है, लेकिन वो कितना का हो, 3 × 3 का हो, 3 × 3 का एक अवयव लेना है। और कहता है कि कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, मतलब कि इसके अंदर जो प्रविष्टि। अच्छा बताइए 3 × 3 अवयव में एलिमेंट की संख्या कुल कितना हो जाएगा, 9 पूरा एलिमेंट। 3 × 3 में कुल एलिमेंट कितना होगा, 9। अब हम लोग को इसमें 0 और 1 से प्रविष्टि करना, या तो ऐसे बनाना चाहते हैं, मैंने जैसे इसमें कुल 9 एलिमेंट है, तो हम लोग 9 एलिमेंट में ऐसे रखना चाहते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मैंने जो भी हो 0 और 1 ही कोई हो, दोनों में से कोई एक ही इसमें आ जाए। 0 मैंने दोनों में से, मैंने दोनों आए 0 1 0, कहीं मैंने ऊपर 1 1 तो नीचे 0 0, मैंने कैसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 1 1 1 1, मैंने यही दोनों 0 और 1 से ही बनाना, यही दो गो होना चाहिए। तो बताइए 9 एलिमेंट होगा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 9 एलिमेंट हो जैसे में एक, आप परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11 क्लास में हम लोग पढ़े थे, उसी का ही सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने इसमें 9 एलिमेंट होगा तो 9 वैसे बनाए, लेकिन इसमें जो संख्या रखाएगा वो जब भी या तो 0 रखाएगा या तो 0 और 1 ही रखाना चाहिए, माने यही दो संख्या से बनाना चाहिए। तो संख्या कितनी है, 1 और 1 2, 1 1
तो एक एक कितना होगा? दो। तो यहाँ दो दो रख सकते हैं हम लोग, दो दो ऐसे रख सकते हैं, दो दो दो। अब बताइए कि इसमें सबको मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लेते हैं, इस सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगा? दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512। तो इसकी जो आंसर होगा बच्चों वो 512 होगी। 500 क्या होगा? 12 होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोग पूरी तरह आज इसको खत्म कर दिए। ये चैप्टर क्या हो गया हम लोग का? एक्सरसाइज, मतलब चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से खत्म कर दिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना से जितना शेयर करिए। और मेरी जो चैनल है विजार्ड विपिन क्लासेस, जो चैनल है आप लोग जो देखते हैं, ये जो विजार्ड विपिन क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिएगा ताकि हमको हौसला बढ़े और नई नई वीडियो लाने का हम बहुत कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि चैनल पे हमेशा एक वीडियो आते रहेगी और आप लोग इसको हौसला बढ़ाइए, चैनल को अच्छे से देखिए। और अगर वीडियो से बीच में भागिएगा नहीं, आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप अगर अच्छे तरह से इसको देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो ये मेरी घमंड नहीं, हम ऐसा चाहते हैं कि मेरी बताई प्रत्येक बच्चा को समझ में आए। और ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से इस पूरी 3.1 को देख लीजिएगा, अच्छे से बनाए। जो नए बच्चे हैं वो और पहले वाली वीडियो भी देखिए अच्छे तरीके से, एक फेयर कॉपी लीजिए, नोट कॉपी बनाइए और 2026 की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।